Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Guys, आज की इस क्लास में हम नरेशन का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन क्या होता है? जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, जो सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, उसे ही नरेशन कहते हैं। हम जानते हैं बातचीत सदैव दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों में होती है। इनमें एक स्पीकर होता है अर्थात कहने वाला होता है, और दूसरा लिसनर होता है अर्थात सुनने वाला होता है। तो जब भी आपस में कोई बातचीत होती है तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है, जिनमें से एक सुनने वाला होता है और एक कहने वाला होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा में इस बातचीत को लिखने के दो ढंग हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट नरेशन, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो जानते हैं पहले डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष कथन से। इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। फिर सुनिएगा, इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है और उन्हें इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं। एक द टीचर सेड टू मोहन यू आर माई स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग कॉमा और इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिएगा। इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है और उन्हें इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। अर्थात स्पीकर अपने लिए मैं, हम आदि अर्थात फर्स्ट पर्सन शब्दों का प्रयोग करेगा तथा सुनने वाले के लिए तुम या आप अर्थात सेकेंड पर्सन शब्दों का प्रयोग करेगा। इनमें जिसके विषय में वह बात करता है उसके लिए वह या वे अर्थात थर्ड पर्सन का प्रयोग करता है। तो पहला क्या जाना हम लोगों ने इसमें? स्पीकर अपने लिए मैं या हम अर्थात फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी अर्थात मैं और हम का प्रयोग करता है। और सामने वाले के लिए जो सुनने वाला होता है उसके लिए यू या आप का प्रयोग करता है अर्थात सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू या दाऊ। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो जो तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में अर्थात जिसके विषय में कोई बात कही जाती है वो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। साथ में कोई भी नाउन, जो नाउन्स हैं वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नाउन्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। द टीचर सेड टू महेश, कॉमा का प्रयोग किया गया है, फिर इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है, फिर यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट हो। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम लोग बांटते हैं, अलग अलग भाग में बांटने का प्रयास करें या बांट कर समझाएं तो कैसे समझाएंगे इसको? यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच हम लोग डायरेक्ट नरेशन को दो भाग में बांटते हैं। तो पहले ऐसे ओरली जानते हैं, जो वाक्य का जो भाग कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के बाहर होता है, ये द टीचर सेड टू महेश, तो वाक्य का वो भाग जो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे फेयर कॉपी में? यह अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच, यह वाक्य का इनवर्टेड कॉमास के बाहर का भाग होता है। इसमें इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अर्थात सब्जेक्ट वक्ता स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट सुनने वाला। जैसे एग्जांपल से स्पष्ट है यहाँ पर, द टीचर सेड टू महेश। द टीचर क्या है? स्पीकर है। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और महेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्पष्ट है?
द टीचर क्या है? स्पीकर है। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और महेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इससे स्पष्ट है कि एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है इसमें, लेकिन इस सेंटेंस से स्पष्ट है कि स्पीकर, रिपोर्टर और फिर रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट इस प्रकार से होते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना? नरेशन को दो भाग में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। फिर डायरेक्ट नरेशन को भी दो भाग में बांट सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है हमने पढ़ा भी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया है। अब हम लोग अगला नंबर की बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इसको देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? यह वाक्य का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है। याद रहेगा ना, अभी एग्जाम्पल हमने बताया था, ये द टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर लिखा यू आर माई स्टूडेंट, ये कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वाक्य का यह भाग रिपोर्टेड स्पीच है। इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे हम लोग? यह वाक्य का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है। यह वक्ता या स्पीकर की कही हुई बात होती है। याद रहेगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? यह वाक्य का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है। यह वक्ता या स्पीकर की कही हुई बात होती है। एग्जाम्पल से स्पष्ट है, यू आर माई स्टूडेंट, ये वाक्य का कौन सा भाग था? यू आर माई स्टूडेंट, ये था रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वाक्य का वो भाग जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना अभी तक रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है? क्या होता है? जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अभी तक हमने क्या जाना? डायरेक्ट नरेशन। अगला नंबर क्या आने वाला है? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इसे हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। तो इनडायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन जानिएगा। इसमें स्पीकर के कहे हुए कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। फिर सुनिएगा, इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? इसमें स्पीकर के कहे हुए कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। इसमें विशेष रूप से प्रोनाउन तथा वर्ब के टेंस में कुछ नियमों के अंतर्गत परिवर्तन करना पड़ता है तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, इसमें स्पीकर के कहे हुए कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। इसमें विशेष रूप से प्रोनाउन तथा वर्ब के टेंस के में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है और इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करना पड़ता है। एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, द टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। टीचर ने महेश से कहा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे विद्यार्थी हो। ये तो था डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम लोगों ने दो भाग में बांटा था। ये कौन सा भाग होगा? जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पर ये मेरा पढ़ाने का मतलब नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कैसे करेंगे इसको, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे इसको। तो चलिए समझते हैं। ये जो ऊपर का भाग था रिपोर्टिंग स्पीच, इधर का भाग रिपोर्टिंग स्पीच, और बीच में हम लोगों को इनको दोनों को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम पढ़ाएंगे इसके नियम कैसे, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग करेंगे, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, सभी को हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए। लेकिन अभी इसका बेसिक रूप जानना चाह रहे हैं हम, या आपको हम बताना चाह रहे हैं। बेसिक रूप क्या है कि इसका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन, परिचय कराया जाए कि नरेशन क्या होता है, नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, और उसे हम लोग चेंज करने के कॉमन
नियम कौन कौन से हैं इनका भी अध्ययन करेंगे। तो भी हमने जाना इतनी चीज़, हम लोग इसको चेंज करते हैं। द टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। इसको जो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड महेश दैट ही वॉज हिज स्टूडेंट। इसको किस प्रकार से कितने चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पर हमने सेड टू के स्थान पर टोल्ड रख दिया है। यहाँ पर हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर यू के स्थान पर ही का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर आर के स्थान पर वाज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर माई के स्थान पर हिज का प्रयोग किया गया है। तो कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, इस प्रकार से कंजंक्शन का प्रयोग, कई सारे परिवर्तन करने होते हैं। वो कैसे परिवर्तन करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने परिवर्तन कैसे किया है, सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड का प्रयोग कर दिया है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हमने दैट का प्रयोग कर दिया है, कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग कर दिया है। उसी प्रकार से प्रोनाउन यू और माई को हटा करके क्रमशः ही और हिज लगा दिया है। उसी प्रकार वर्ब आर के स्थान पर हमने वाज का प्रयोग कर दिया है। चेंज कैसे करना है, इनके स्थान पर इनका प्रयोग कैसे करना है, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड क्यों कर दिया है, इसके कई सारे नियम हैं। उसी प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया है। दैट कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, कहाँ पर कोई और कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करना है, हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन संबंधी नियम जो कि अगला वीडियो होने वाला है, प्रोनाउन संबंधी नियम में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, हम लोग पर्सन पढ़ेंगे, किसके आधार पर हम लोग प्रोनाउन को चेंज करते हैं। उसी प्रकार से वर्ब टेंस संबंधी परिवर्तन भी हम लोग बाद वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी तक गाइस आपने जाना नरेशन क्या होता है। नरेशन को हम लोगों ने दो भाग में बांटा है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, स्पीकर या वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदल कर कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। हमने जाना डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो वाक्य का वो भाग जो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के बाहर दिया होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वाक्य का वो भाग जो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमने जाना इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदल कर कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से प्रोनाउन, वर्ब के टेंस और उसमें डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। साथ में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने आज जितनी चीज़ें पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अगले वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हमको चेंज करना है, इसके कौन कौन से नियम हैं। जैसे चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्य के साथ लागू होते हैं। वहीं स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमने जाना अभी कि इसके 2 प्रकार के रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स और जनरल रूल्स। स्पेशल रूल्स अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछता है, और जनरल रूल्स भी आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोनों ही रूल्स अलग अलग हैं और दोनों को मैं आपको एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप पढ़ाऊँगा। जो आपके स्पेशल यूज़ हैं उनको भी मैं आपसे अलग से आपको बताऊंगा, उसको आपको नोट्स बना करके दूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे स्पेशल यूज़ होते हैं। स्पेशल यूज़ में ये होता है कि कभी कभी उसके प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, कभी टेंस में परिवर्तन होता है, कभी नहीं होता है, कभी डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो किन स्थितियों में होते हैं और किन स्थितियों में नहीं होते हैं, और कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जैसे सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, इस प्रकार से चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं,
इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।